फ्रांसीसी क्रांति 1789 में सुबह सुबह पेरिस शहर में दहशत का माहौल था। अफवाहें फैली कि राजा नागरिकों पर गोली चलाएगा। लोग इकट्ठा होने लगे और उन्होंने हथियारों की तलाश में कई सरकारी इमारतों को तोड़ना शुरू कर दिया। बैस्टिल के कमांडर को सशस्त्र लड़ाई में मार दिया गया और कैदियों को रिहा कर दिया गया। लोग बैस्टिल से नफरत करते थे क्योंकि यह राजा की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। लोगों ने रोटी की ऊंची कीमत का विरोध किया। घटनाओं की एक नई श्रृंखला शुरू हुई, जिसके कारण फ्रांस में राजा को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज 1774 में लुई 16वें ने फ्रांस की गद्दी संभाली। युद्ध के कारण फ्रांस की वित्तीय स्थिति खराब हो गई थी। लुई 16वें के नेतृत्व में फ्रांस ने 13 अमेरिकी उपनिवेशों को ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की। नियमित खर्चों को पूरा करने के लिए करों में वृद्धि की गई, जैसे कि सेना, न्यायालय और सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने की लागत। 18वीं शताब्दी में फ्रांस देश 3 संपदाओं में विभाजित था। सामंती व्यवस्था मध्य युग से चली आ रही समाज की संपदाओं का हिस्सा थी। 90% आबादी पर किसानों का वर्चस्व था, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही लोगों के पास वह जमीन थी जिस पर वे खेती करते थे। 60% पर कुलीन, चर्च और तीसरे एस्टेट के अन्य अमीर सदस्यों का स्वामित्व था। पादरी और कुलीन वर्ग, पहले 2 एस्टेट के सदस्य, जन्म से ही कुछ विशेषाधिकारों का आनंद लेते थे। सदस्यों के इन समूहों को करों का भुगतान करने से छूट दी गई थी और उन्हें सामंती विशेषाधिकार प्राप्त थे। तीसरे एस्टेट के सभी सदस्यों को राज्य को करों का भुगतान करना पड़ता था, जिसमें एक प्रत्यक्ष कर, जिसे टेल कहा जाता था, और कई अप्रत्यक्ष कर शामिल थे, जो नमक या तंबाकू जैसी रोजमर्रा की खपत की वस्तुओं पर लगाए जाते थे। जीवित रहने का संघर्ष। जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्यान्न की आवश्यकता में तेजी से वृद्धि हुई। मांग के अनुरूप अनाज का उत्पादन नहीं हो सका, जिसके कारण रोटी की कीमतें तेजी से बढ़ी। मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के कारण गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती गई। जब भी सूखे या ओलावृष्टि के कारण फसल कम हुई, तो हालात और भी बदतर हो गए। बढ़ता मध्यम वर्ग विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना करता है। किसान करों और खाद्यान्न की कमी के खिलाफ विद्रोह में भाग लेते थे। तीसरे वर्ग का समूह समृद्ध हो गया था और उसे शिक्षा और नए विचारों तक पहुंच प्राप्त थी। 18वीं शताब्दी में नए सामाजिक समूह उभरे, जिन्हें मध्यम वर्ग कहा जाता था, जिन्होंने विदेशी व्यापार के विस्तार और ऊनी और रेशमी वस्त्रों के निर्माण के माध्यम से अपनी संपत्ति अर्जित की, जिन्हें या तो निर्यात किया जाता था या समाज के अमीर सदस्यों द्वारा खरीदा जाता था। तीसरे वर्ग में वकील या प्रशासनिक अधिकारी जैसे पेशे शामिल थे। किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसकी योग्यता पर निर्भर करती थी। ये सभी समूह शिक्षित थे और उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह को जन्म से विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए, बल्कि किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसकी योग्यता पर निर्भर होनी चाहिए। रूसो ने लोगों और उनके प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक अनुबंध के आधार पर सरकार का एक नया रूप प्रस्तावित किया। इसी तरह मोंटेस्क्यू ने सरकार के भीतर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन का प्रस्ताव रखा। अमेरिका में सरकार के इस मॉडल को लागू किया गया। लुई 16वें ने खर्चों को पूरा करने के लिए और अधिक कर लगाने की योजना बनाई। फ्रांस में राजा के पास कर लगाने का अधिकार नहीं था। उन्हें नए करों के प्रस्ताव पारित करने के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलानी पड़ी, जो एक राजनीतिक निकाय था, जिसके लिए तीनों एस्टेट अपने प्रतिनिधि भेजते थे। 5 मई 1789 को लुई 16 ने नए करों के प्रस्ताव पारित करने के लिए एक सभा बुलाई। पहले और दूसरे एस्टेट के प्रतिनिधि मौजूद थे, और तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधित्व उसके समृद्ध और शिक्षित सदस्यों द्वारा किया गया था। सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक एस्टेट के पास एक वोट था, लेकिन तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों ने मांग की कि प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट हो। मांग को अस्वीकार कर दिया गया, इसलिए तीसरे एस्टेट के सदस्य विरोध करने के लिए बाहर चले गए। उन्होंने तब तक नहीं हटने की कसम खाई जब तक फ्रांस के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार नहीं हो जाता जो सम्राट की शक्तियों को सीमित करेगा। भीषण सर्दी के कारण रोटी के दाम बढ़ गए और लोगों को घंटों लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ा।
अफवाहें फैली कि जागीर के मालिकों ने पकी हुई फसलों को नष्ट करने के लिए डाकुओं के गिरोह को काम पर रखा है। डर के मारे किसानों ने जमा किए गए अनाज को लूटना शुरू कर दिया और जागीर के बकाया के रिकॉर्ड वाले दस्तावेजों को जला दिया। कुलीन लोग अपने घरों से भाग गए। लुई 16वें ने नेशनल असेंबली को मान्यता दी और इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि अब से उनकी शक्तियों को संविधान द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। असेंबली ने 4 अगस्त 1789 को दायित्वों और करों की सामंती व्यवस्था को समाप्त करने का एक आदेश पारित किया। दशमांश को समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का मसौदा तैयार किया और इसका मुख्य उद्देश्य राजा की शक्तियों को सीमित करना था। अब इन शक्तियों को अलग अलग संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को सौंप दिया गया। फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नागरिकों ने निर्वाचकों के एक समूह के लिए मतदान किया, जिन्होंने बदले में विधानसभा को चुना, लेकिन दुर्भाग्य से हर नागरिक को वोट देने का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष जिन्होंने कम से कम 3 दिन के मजदूर के बराबर कर का भुगतान किया था, उन्हें वोट देने का अधिकार था। संविधान की शुरुआत मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा के साथ हुई। जीवन का अधिकार, बोलने की आज़ादी, राय की आज़ादी और कानून के समक्ष समानता जैसे अधिकारों को प्राकृतिक और अविभाज्य अधिकारों के रूप में स्थापित किया गया था, यानी वे जन्म से प्रत्येक मनुष्य के थे और उन्हें छीना नहीं जा सकता था। फ्रांस ने राजशाही को समाप्त कर दिया और गणतंत्र बन गया। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध के लिए मतदान किया। मार्सिलेज फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया। जब पुरुष युद्ध में लड़ रहे थे, तब महिलाएं अपने परिवारों की देखभाल कर रही थीं। आबादी के बड़े हिस्से ने मांग की कि क्रांति को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि 1791 के संविधान ने समाज के केवल अमीर वर्गों को राजनीतिक अधिकार दिए थे। राजनीतिक क्लब बनाए गए और उनमें से जैकोबिन सबसे सफल क्लब बन गया। जैकोबिन क्लब के सदस्यों में छोटे दुकानदार, शोमेकर, पेस्ट्री कुक, घड़ीसाज, प्रिंटर जैसे कारीगर, साथ ही नौकर और दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। जैकोबिन सदस्यों ने डॉकवर्कर्स द्वारा पहने जाने वाले समान लंबी धारीदार पतलून पहनना शुरू कर दिया। इन जैकोबिन को सैंस कुलोट्स कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ है घुटने तक की पैंट के बिना। 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन्स ने ट्यूलेरीज के महल पर धावा बोला और राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। चुनाव हुए और 21 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। 21 सितंबर 1792 को राजशाही को समाप्त कर दिया गया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। लुई 16वें को राजद्रोह के आरोप में अदालत ने मौत की सजा सुनाई। आतंक का राज 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का शासन कहा जाता है। जिन लोगों को रोबेस्पियरे ने गणतंत्र के दुश्मन के रूप में देखा, उन्हें गिरफ्तार किया गया, कैद किया गया और फिर एक क्रांतिकारी न्यायाधिकरण द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। अगर उन्हें अदालत द्वारा दोषी घोषित किया जाता, तो उन्हें गिलोटिन से मार दिया जाता। गिलोटिन एक ऐसा उपकरण है जिसमें 2 डंडे और एक ब्लेड होता है, जिससे किसी व्यक्ति का सिर कलम किया जाता है, जिसका नाम डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर रखा गया है। मजदूरी और कीमतों पर अधिकतम सीमा तय करने के लिए कानून जारी किए गए थे। मांस और रोटी को राशन दिया गया। महंगे सफ़ेद आटे का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भाषण और संबोधन के माध्यम से समानता का अभ्यास किया गया। सभी फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं को सिटोयन और सिटोयन नागरिक के रूप में संबोधित किया जाता था। जुलाई 1794 में उन्हें एक अदालत ने दोषी ठहराया, गिरफ्तार किया और अगले दिन गिलोटिन पर भेज दिया। एक निर्देशिका फ्रांस पर राज करती है। जैकोबिन सरकार के पतन ने धनी मध्यम वर्ग को सत्ता पर कब्जा करने का मौका दिया। नए संविधान के अनुसार समाज के गैर संपत्ति वाले वर्गों को मतदान से वंचित कर दिया गया। इसने 2 निर्वाचित विधान परिषदों का प्रावधान किया। सरकार ने 5 सदस्यों वाली कार्यकारी समितियों से मिलकर एक निर्देशिका नियुक्त की। राजनीतिक अस्थिरता ने एक सैन्य तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के लिए रास्ता तैयार किया। क्या महिलाओं ने क्रांति की?
महिलाएं शुरू से ही सक्रिय भागीदार थीं, जिससे फ्रांस देश में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। तीसरे एस्टेट की महिलाओं को जीविका के लिए काम करना पड़ता था और उनके पास शिक्षा या नौकरी प्रशिक्षण तक पहुंच नहीं थी। तीसरे एस्टेट के रईसों की बेटियों को कॉन्वेंट में पढ़ने की अनुमति थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार की देखभाल भी करनी पड़ती थी। पुरुषों की तुलना में उनका वेतन कम था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक क्लब और समाचार पत्र भी शुरू किए। सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन सबसे प्रसिद्ध महिला क्लबों में से एक था। उन्होंने पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार, वोट देने का अधिकार और राजनीतिक पद धारण करने की मांग की। क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कानून पेश किए। स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, तलाक को कानूनी बना दिया गया और वे छोटे व्यवसाय चला सकती थीं। आतंक के शासनकाल के दौरान सरकार ने महिलाओं के क्लबों को बंद कर दिया और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। बहुत संघर्ष के बाद 1946 में फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। गुलामी का उन्मूलन। जैकोबिन शासन का सबसे क्रांतिकारी सामाजिक सुधार फ्रांसीसी उपनिवेशों में दासता का उन्मूलन था। 17वीं शताब्दी में दास व्यापार शुरू हुआ। दासों को स्थानीय सरदारों से लाया जाता था, उन्हें दागा जाता था और बेड़ियां लगाई जाती थी और उन्हें अटलांटिक के पार कैरिबियन तक 3 महीने की लंबी यात्रा के लिए जहाज़ों में कसकर पैक किया जाता था। दास श्रम चीनी, कॉफ़ी और नील के लिए यूरोपीय बाजारों में बढ़ती मांग को पूरा करता था। 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस में दासता की बहुत कम आलोचना हुई। 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी विदेशी संपत्ति में सभी दासों को मुक्त करने का कानून बनाया। नेपोलियन ने 10 साल बाद दासता की शुरुआत की। 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेशों में दासता को समाप्त कर दिया गया। क्रांति और रोज़मर्रा की जिंदगी। 1789 के दौरान फ्रांस में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन में बदलाव देखे गए। 1789 की गर्मियों में सेंसरशिप का उन्मूलन हुआ। मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक प्राकृतिक अधिकार घोषित किया। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब था कि घटनाओं के विपरीत विचार व्यक्त किए जा सकते थे। नाटकों, गीतों और उत्सव के जुलूसों ने बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित किया। निष्कर्ष। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया और कई कानून बनाए, जैसे कि निजी संपत्ति की सुरक्षा और दशमलव प्रणाली द्वारा प्रदान किए गए वजन और माप की एक समान प्रणाली। नेपोलियन को 1815 में वाटरलू में हराया गया था। स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। उपनिवेशित लोगों ने एक संप्रभु राष्ट्रराज्य बनाने के लिए स्वतंत्रता के विचार को फिर से तैयार किया।